नमस्कार दोस्तों, आज हम जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सम्मिश्र विश्लेषण पढ़ना लेते हैं। इसके जितने भी पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सम्मिश्र विश्लेषण ग्रेजुएशन लेवल की बुक चलती है उसकी। इसमें क्या हम जो IIM अकेडमी है जयपुर वाली है उसकी क्या सीट है, उसके सीट के सॉल्यूशन कर लेंगे। सेक्शन बी में पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं, उनको इलेक्शन मतलब इकट्ठे कर रखे हैं उन क्वेश्चन, उनको हम सॉल्यूशन करेंगे। सेक्शन ए IIM अकेडमी, किसके IIM अकेडमी, सब जानते हैं उसका ना, उसकी सारी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आ रखा है फर्स्ट ग्रेड 2012 में। पहले क्वेश्चन है कि कौशी-रीमान समीकरण कौन सी होती है। कौशी-रीमान समीकरण हमें तो सीधे याद रहनी चाहिए। CR इक्वेशन बोलते हैं इसको, CR समीकरण, इसको हमें याद रखनी होती है। क्या होती है CR समीकरण? ये होती है जैसे del u अपॉन del x बराबर del v अपॉन del y, ये। और क्या होती है कि del u अपॉन del y बराबर माइनस del v अपॉन del x। ये तो क्या कार्तीय रूप में होती है, जो x y में समीकरण दे होते हैं तब कार्तीय समीकरण। और अगर दूरी रूप में पूछ लेंगे, इसमें तो कार्तीय रूप ही पूछता है CR इक्वेशन कौन सी होती है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में पूछता है। अगर दूरी रूप में पूछते तो दूरी रूप क्या होता है, ये होता है del u अपॉन del r बराबर 1 अपॉन r del v अपॉन del थीटा, और del u अपॉन del थीटा बराबर माइनस r del v अपॉन del r। ये आते हैं दूरी रूप में, इसको हम दूरी रूप में कहते हैं। सभी को पता आता है, सीधा सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट का पूछा कि लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z, इसका मान क्या होता है। दूसरे क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z, तो किसका मान निकालना। तो इसको मान निकालने के लिए हम लिमिट का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग पद से हम इसका मान निकालते हैं और देखते हैं सेम आया या अलग अलग है। अगर सेम आया तो हम कहते हैं वो लिमिट का मान है, और अलग अलग है तो हम कहेंगे लिमिट का मान विद्यमान है। तो हम क्या करते हैं इसको, देखो z बार क्या होता है x माइनस आयोटा y, और z क्या होता है x प्लस आयोटा y। अब क्या हम अलग अलग पद से इसका मान निकालेंगे और उस मान निकालें। अगर वो सेम आ जाएगा तो हम कहते हैं ये लिमिट का मान है, अगर वो सेम नहीं है तो हम कहते हैं लिमिट विद्यमान है। तो सबसे पहले क्या हम अलग अलग पद लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश हम इसका मान निकालते हैं। x अक्ष में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि y बराबर 0 होता है। x अक्ष में क्या होता है, y बराबर 0 होता है। तो बताओ यहाँ पे y बराबर 0, तो y 0 मतलब x बटा x बचा। क्या बचा, x बटा x, जिसका मान क्या है 1। अब अलग और पद लेते हैं, जैसे मान लो y अक्ष के अनुदिश पद लेते हैं। कौन सा पद लेते हैं, y अक्ष के अनुदिश लेते हैं। y अक्ष के अनुदिश क्या होता है कि x बराबर 0 होता है। क्या होता है, x बराबर 0 होता है। तो देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 मतलब माइनस आयोटा y बटा प्लस आयोटा y। क्या बता, माइनस आयोटा y बटा प्लस आयोटा y। अब ये कट जाएगा और उत्तर बचेगा माइनस 1। अब देखो y अक्ष के अनुदिश तो इसका मान लिमिट का मान -1 आया है, और x अक्ष के अनुदिश लिमिट का मान 1 आया है। मतलब -1 प्लस 1 बराबर नहीं है, मतलब विद्यमान, मतलब इसका लिमिट का मान विद्यमान नहीं है। इतने आंसर। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन है कि लिमिट विद्यमान नहीं। अगर सेम आ जाता है एक आता और पद ले तो और सेम मतलब सेम आ जाते मान, तो हम कहते हैं लिमिट विद्यमान नहीं। यहाँ पे अलग अलग आ गए तो हम कहते हैं लिमिट विद्यमान नहीं। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। IIM अकेडमी सीट है, वो सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ये फलन दे रखा है और पूछ रखे किस बिंदु पर विश्लेषित नहीं। ठीक है, जैसे क्या तीसरे क्वेश्चन कौन सा, आपको z बराबर दे रखा है, z बराबर दे रखा है कि साइन हाइपरबोलिक u cos b प्लस आयोटा cos हाइपरबोलिक u sin b, ये हमें फलन दे रखा है और पूछ रहा है कि ये किस बिंदु पर विश्लेषित नहीं है। यो बिंदु ज्ञात करना है जहाँ पर ये विश्लेषित नहीं। कोई फलन कहाँ पर विश्लेषित नहीं होता है, जहाँ पर f डैश z 0 होता है, उस बिंदु पर फलन विश्लेषित नहीं होता है। अर्थात हमें यहाँ पर f डैश z निकालना है और उसको 0 करना है, और जहाँ पर ये 0 हो जाएगा उस बिंदु पर हम कहेंगे ये फलन विश्लेषित नहीं। तो बताओ अब इसका z डैश निकालो। लेकिन हमें देखने में पता चल रहा है कि ये फलन बहुत बड़ा है, इसलिए हम किसको क्या छोटा करते थे। छोटा करने के लिए क्या करते हैं, इस साइन हाइपरबोलिक को दूसरे में बदल रहे हैं, cos को दूसरे में बदल, जैसे कुछ रिलेशन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे साइन हाइपरबोलिक u का मान क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक u का मान होता है माइनस आयोटा साइन आयोटा u। ठीक है, और cos हाइपरबोलिक u का मान क्या होता है, cos आयोटा u। ये हमें दो रिलेशन पता होना चाहिए। अब हम क्या साइन हाइपरबोलिक u की जगह ये मान रखते हैं माइनस आयोटा साइन आयोटा u, और cos हाइपरबोलिक u की जगह रख देंगे cos आयोटा u।
उसको हम इसको हम क्या छोटा करना चाहते हैं, क्योंकि इसका इतना बड़ा हम अवकलन निकाल नहीं सकते, इसको छोटा करके फिर अवकलन करके फिर उसको 0 के बराबर कर देंगे, और जहाँ एफ डैश जेड बराबर 0 होता है वहाँ पर हम कह देंगे फलन विश्लेषित नहीं है। ठीक है, तो वो तो हम क्या करते हैं, देखो इसको साइन हाइपरबोलिक योग हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा साइन आयोटा, ठीक है, और कॉस भी वैसे ही पड़ा प्लस आयोटा आयोटा आयोटा, कॉस हाइपरबोलिक योग हम क्या लिख सकते हैं, कॉस आयोटा यू, क्या लिख सकते हैं, कॉस आयोटा यू, और साइन वी की जगह हम साइन वी लीजिए पड़े। ठीक है, अब क्या देखो यहाँ पे क्या मैं माइनस आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, माइनस आयोटा को कॉमन, ये आयोटा, ठीक है, तो देखिए साइन आयोटा यू कॉस वी, अब देखिए माइनस आयोटा लिए इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और कॉस आयोटा यू और साइन वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, साइन आयोटा यू माइनस बी, देखो ये इसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी और ये साइन ए माइनस बी और फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, हाँ, अब हम ये भी जानते हैं कि u प्लस आयोटा बी है ना, वो किसके बराबर होता है, w के बराबर होता है। यहाँ पे इसको हम क्या करें, u प्लस आयोटा बी के रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं, और इस जगह हम w लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, देखो माइनस आयोटा, अब साइन में यहाँ पे आयोटा कॉमन लेगा, क्या ले लेगा कॉमन, आयोटा, तो देखो क्या कॉस प्लस आयोटा बी, क्यों, देखो आयोटा आयोटा यू आयोटा 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 इसके मतलब माइनस वन और बी, ऐसे पता चल गया, इसमें आयोटा मैंने कॉमन लिखा, ठीक है, फिर माइनस आयोटा आ गया। अब तो साइन आयोटा यू, ये किसकी वैल्यू बराबर होता है, देखो साइन आयोटा यू, यहाँ से इसको चेंज करो, साइन आयोटा यू, मतलब इस आयोटा को यहाँ पे इधर भेज देते हैं, तो यहाँ माइनस आयोटा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे तो आयोटा से गुणा कर दो, या तो आयोटा बस पता चल गया, आयोटा साइन आयोटा लिखे आयोटा आयोटा इसको माइनस एक, ये साइन आयोटा यू, मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, आयोटा से गुणा करके इधर भेज देंगे इसको, यहाँ से आयोटा यू को हाइपरबोलिक में बदल दो इस चीज को। ठीक है, नहीं पहले 2 मिनट रुको, पहले आप ये करो, देखो पहले साइन नहीं आयोटा है, अब तो यू प्लस आयोटा भी क्या होगा, डब्लू, ठीक है, डब्लू हो गया। अब देखो माइनस आयोटा, अब साइन आयोटा डब्लू को क्या कर देंगे, उस आयोटा हटा के हाइपरबोलिक में बदल देंगे, ताकि हम उसका अवकलन आसानी से कर देंगे, इसका अवकलन होगा नहीं आयोटा है, इसलिए हम इसको हाइपरबोलिक में बदलते हैं, साइन आयोटा यू को हाइपरबोलिक कैसे बदल देंगे, इस आयोटा से गुणा करके बदल देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, आयोटा साइन हाइपरबोलिक बदल, समझ आएगा ना, इसको आयोटा से गुणा कर दिया है मैंने, इसको आयोटा से गुणा करके यहाँ पे बदल दिया। ठीक है, अब तो माइनस आयोटा और आयोटा इसको गुणा करके माइनस एक और माइनस पहले वाला प्लस एक हो गया, ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक क्या हो गया, साइन हाइपरबोलिक डब्लू, सोचो ना डब्लू है, और ये किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू है। हमें क्या निकालनी है कि एफ डैश जेड निकालना, मतलब डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू बराबर 0 करना। ठीक है, अब देखिए ये जेड आ गया, अब क्या कर देते हैं, इसको हम इनवर्स ले लेते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू। ये देखिए हमारा फलन देखो छोटा सा हो गया, इतना बड़ा फलन था वो इतना से कर दिया, अब हम क्या इसका आसानी से अवकलन कर देंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, ठीक है, इसका देखो डी डब्ल्यू अपॉन ये डब्ल्यू क्या वैल्यू है, डब्ल्यू वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, ये इतना काम हम क्यों किया कि इस बड़े फलन को छोटे से फलन में बदल दिया, अब हम आसानी से इसका अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब जेड के सापेक्ष इसका अवकलन करो तो क्या होगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1। ये हमें पता होना चाहिए, इसका थोड़ा सा अवकलन उसके सामान्य फलन की तरह नहीं होता, हाइपरबोलिक का अवकलन ये होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का जेड स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट के अंदर, ये ध्यान रखना है, इस चीज़ को याद रखना। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1, लेकिन सामान्य साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1 माइनस जेड स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, हाँ, अब हमें क्या हम जानते हैं कोई फलन विश्लेषी कहाँ नहीं होता, कोई फलन विश्लेषी वहाँ नहीं होता जहाँ डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू बराबर 0, उस बिंदु पर फलन विश्लेषक नहीं होता। तो बताओ ये तो हमें डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड निकालने में हम डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू, तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या होगा, ये जेड स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हमें क्या किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, ये 0 कर दिया, तो बताओ जेड स्क्वायर बराबर कितना गया, -1, जेड स्क्वायर बराबर -1, जेड स्क्वायर बराबर क्या गया, -1, इसका मतलब जेड बराबर क्या गया, प्लस माइनस आयोटा। समझ आ गया, मतलब इस बिंदु पर फलन विश्लेषक नहीं होगा। समझ आ गया ये सारे क्वेश्चन।
आमतौर पर ये ऐसे क्वेश्चन आप याद भी रख सकते हो या फिर इनको सॉल्यूशन भी कर सकते हो। सॉल्यूशन करना भी इतना बड़ा नहीं है, मेन चीज़ ये है कि आप हाइपरबोलिक को क्या आयोटम बदल दो, फिर ये साइन वाला या कोस वाला सूत्र लग जाते हैं और फिर हमें छोटा फलन प्राप्त हो जाता है, उसका हम अवकलन कर दो और उसको 0 के बराबर कर दो और जो हमें आसानी से मान निकाल सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया। ये फॉर्मूले दो याद होना चाहिए, साइन हाइपरबोलिक को आयोटम कैसे बताते हैं, ठीक है, या कोस हाइपरबोलिक को कोस आयोटम कैसे बताते हैं, फॉर्मूला आना चाहिए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, आई एम एकेडमी की सीट है, उसके सॉल्यूशन करा रहा हूँ सेक्शन बी का, ठीक है, सेक्शन बी। चौथा क्वेश्चन है कि एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषित अचर फलन। क्वेश्चन क्या रखा है, ये हमें याद रखने का रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट के तौर पर हमें याद रखना होता है। ये क्वेश्चन क्या है कि एफ जेड क्या है, अपने प्रांत में विश्लेषित अचर फलन। क्या है, विश्लेषित अचर फलन। क्या है, विश्लेषित अचर फलन, विश्लेषित अचर फलन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि अपने प्रांत में एफ जेड विश्लेषित अचर फलन है, तो कौन सा कथन सत्य है। ये हमें याद रखना होता है कि रियल और इमेज दोनों अचर होते हैं, रियल पार्ट के, ठीक है, रियल पार्ट का मापांक है, इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन, ये दोनों क्या होते हैं, अचर होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, अचर होते हैं। ये एक रिजल्ट होता है, इसको हमें याद ही रखना होता है, ठीक है। याद कर लो, आसान चीज है। अगर विश्लेषित अचर फलन है तो क्या होगा, रियल पार्ट वाला और इमेजिनरी पार्ट दोनों अचर होंगे। बस इतने क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फलन किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। कौन सा फलन अवकलनीय नहीं है, हमें ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी के, पूछ रहे कि कौन सा अवकलनीय नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है कि एफ जेड बराबर ई की पावर जेड। ये बताओ अवकलनीय नहीं, सभी को पता है कि भाई अचर घातांक फलन हमेशा प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है, ये तो मतलब अवकलनीय है। और सी ऑप्शन दे रखा है साइन जेड। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, एस जेड इक्वल टू साइन जेड। ये त्रिकोणमितीय फलन भी हर जगह अवकलनीय होता है, तो ये भी अवकलनीय है। और डी ऑप्शन दे रखा है क्या है, फाई जेड बराबर क्या दे रखा है, जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड। ये फलन, ये देखो हम जानते हैं ये क्या अवकलनीय है फलन। कैसे कि ये तो बहुपद फलन है, ऊपर बहुपद फलन, इसलिए भी बहुपद फलन है। बहुपद परिमेय फलन और परिमेय फलन होता है ना, बहुपद फलन है, ये भी बहुपद फलन है। उनका अगर पी बटा क्यू के रूप में गए पॉलिनोमियल फंक्शन है, उनके ये हमेशा दोनों अवकलनीय होते हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब जेड बराबर 1 के अलावा सभी बिंदु पर ये फलन अवकलनीय है। समझ आ गया, ये भी अवकलनीय है। अब डी ऑप्शन दे रखा है जी जेड बराबर जेड बार। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, जी जेड बराबर जेड बार। मतलब ये फलन अवकलनीय नहीं। ये तो हमें एक तरह के रिजल्ट के तौर पर याद रख लेना चाहिए कि जेड बार ना अवकलनीय होते ही नहीं। क्यों नहीं होता है, नहीं होता। समझ आ गया, क्योंकि इसकी लिमिट भी विद्यमान नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगी। जेड बार की तो लिमिट भी विद्यमान नहीं होती है। कोई मान लो फलन दे देना आपको एफ जेड बराबर जेड बार, इसकी लिमिट विद्यमान नहीं होती है, तो यह अवकलनीय कैसे होगा। कैसे, ये थोड़ी देर पहले आपने भी रखा है, जैसे जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई होता है जेड बार, ठीक है। अब एक्स एक्स के अनुदिश लेंगे तो इसका मान क्या आएगा, देखो आप, मतलब इसकी लिमिट विद्यमान नहीं होती, आपको याद रखना होता है, ठीक है, जेड बार। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में किस मान के लिए तब सतत है। हमें एक फलन दे रखा है। छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, छठा क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल क्या दे रखा है कि जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 किन मानों के लिए सतत है। ठीक है, अब देखो सतत है, ये किस, देखो ये भी ये बहुपद फलन है, ये भी एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन हमेशा अवकल सतत होते हैं प्रत्येक बिंदु पर। कहाँ नहीं होता है, अगर p बटा q के रूप में दे रखा है, p बटा q के रूप में दे रखा होता है और जहाँ q 0 नहीं हो, ये शर्त होती है, प्रत्येक बिंदु पर ये फलन सतत होता है। अब तो ये बताओ ये 0 कहाँ पर हो रहा है, उस बिंदु पर ये फलन सतत नहीं होगा। यहाँ पे बहुपद फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, ये भी प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। लेकिन अगर हर में बहुपद आ जाता है तो वो 0 के बराबर जहाँ होता है वहां पर ये फलन सतत नहीं होता। तो बताओ ये 0 कहाँ पर, मतलब ये 0 कहाँ पर होगा, ये बहुपद मतलब जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, ये 0 कहाँ पर होगा, उस बिंदु पर ये फलन सतत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो कहाँ होगा, इसको हम तोड़ दो,
देखो गुणा करें तो 2 जोड़े जो -3 होने कौन सा होता है -2 -1 है ना, z -2 z -1 ठीक है बराबर 0। मतलब z बराबर 2 और 1 मतलब z बराबर 2 और 1 पर है ना ये फलन सतत नहीं होगा और प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुपद फलन ये भी बहुपद फलन है। और ऑप्शन के अनुसार अब आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है कि मापांक ऑफ z बराबर 2 के अंदर सतत है क्या फलन। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? मापांक ऑफ z बराबर 2 के अंदर, मतलब एक वर्ग दे रखा है 2 त्रिज्या का, ठीक है, उसके अंदर फलन सतत है कि नहीं। मतलब ये क्या 2 है तो सतत होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? कि 2 पर और 1 पर ये फलन सतत नहीं है। 2 यहाँ पे और यहाँ पे 1 आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1,0, यहाँ पे आएगा 2,0। तो बताओ यहाँ 1 है ना जो इस वर्ग के अंदर आ रहा है, इसलिए z बराबर 0 पर सतत नहीं है। z -1 बराबर 2 के अंदर बी ऑप्शन क्या दे रखा है? मापांक ऑफ z -1 बराबर 2, मतलब अब क्या करना है हमें -1 मतलब 1,0 यहाँ पे ये क्या अंदर है वर्ग का और 2 त्रिज्या मतलब ये यहाँ 2 हो जाएगी, ऐसा वर्ग बन रहा है, ठीक है। बताओ इस वर्ग के अंदर बताओ ये फलन सतत है नहीं? सतत कहाँ नहीं है फलन? 2,1 पर नहीं। देखो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे आ रहा है, 1 भी अंदर ही है, 1 ही क्या अंदर है, तो फलन सतत हो गई है, मतलब इस बिंदु पर भी फलन सतत नहीं है। तीसरा है मापांक ऑफ z बराबर 2 के बाहर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा है मापांक ऑफ z बराबर 2, मापांक ऑफ z बराबर 2 के बाहर, ये ऑप्शन दे रखा है। मतलब क्या करना है? मापांक ऑफ z मतलब 0,0 इसका के अंदर है वर्ग का और 2 त्रिज्या है, ये लो 2 त्रिज्या इस ये वर्ग पता है, ठीक है। और इसके बाहर मतलब इस इन बिंदुओं पर बताओ सतत है नहीं है फलन, ये कह रहा है इस बिंदु पर तो होगा सतत। क्यों? कि यहाँ तो z मतलब z बराबर 1 और 2 पर सतत नहीं है। हमने जो यहाँ पे 0 कराया था ना वो 1 और 2 पर नहीं, तो यहाँ तो बाहर वहाँ पर कोई 2 और 1 है ही नहीं, बाहर कहाँ है? यहाँ तो 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो बताओ बाहर तो सतत है ना, तो मतलब मापांक ऑफ z 2 के बाहर फलन सतत है। ये क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 क्वेश्चन कर लिया हमने। मतलब कोई भी फलन अगर अवकलनीय का सत्यता की बात करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कोई बहुपद फलन हो जाता है ना p बटा q के रूप में, कोई भी फलन हमें p बटा q के रूप में दे रखा होता है, बहुपद फलन है ना, बहुपद बटा बहुपद। तो जहाँ q 0 हो जाता है ना वहां पर फलन सतत या अवकलनीय नहीं होता है, ये हमें चीज ध्यान रखनी होती है, ठीक है। मेरा सारांश यही है। और 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह विश्लेषित फलन जिसका वास्तविक भाग ये है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, ठीक है। अब 2 मिनट रुको मैं बताता हूँ। 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह विश्लेषित फलन जिसका वास्तविक भाग e की पावर x cos y है तो वो दूसरा भाग याद करना ना। अच्छा वो फलन कौन सा है ये पूछ रखा है इसमें ना। देखो 7वां क्या है? वास्तविक भाग क्या है? इसमें वास्तविक भाग दे रखा है। वास्तविक भाग क्या दे रखा है कि e की पावर x cos y, कि वो फलन ज्ञात कीजिए जिस वह विश्लेषित फलन ज्ञात कीजिए जिसका वास्तविक भाग ये है, तो हमें फलन बताना। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? ये 7वां क्वेश्चन है ना। ऑप्शन दे रखा है कि z e की पावर 2z प्लस c आयोटा, बी दे रखा है e की पावर 2z प्लस c आयोटा, c आयोटा, ये c दे रखा है ना। और बी क्या दे रखा है? z e की पावर z प्लस c आयोटा, और डी ऑप्शन क्या दे रखा है? e की पावर z प्लस c आयोटा, ठीक है। मतलब हमें ये बताना, हम चूंकि हम जानते हैं कोई फलन किस रूप होता है, कोई भी फलन होता है वो होता है u प्लस आयोटा है, और हमें कोई फलन दे रखा है वो कह रहा है विश्लेषित फलन है और जिसका वास्तविक भाग e की पावर x cos y, मतलब u का मान ये दे रखा है। तो बताओ वो फलन क्या होगा? मतलब हमें v ज्ञात करना, v ज्ञात करके उन दोनों को ये इस फॉर्म में लेकर आना और हमें डबल बताना कि वो क्या फलन होगा, ये हमें ज्ञात करना। वो हमें ज्ञात कैसे? हम इसका ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर बड़े विधि से करना तो आप CR इक्वेशन लगाओ, उसको संतुष्ट करो, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्लेषित फलन CR इक्वेशन को संतुष्ट करता है, वो सारे लगा के करना है। लेकिन हम ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? देखो u बराबर ये है, तो हम देख लो कि इन जो फलन दे रहा है कौन सा फलन है। मतलब हमें पूछ रहा है कि मतलब किस फलन का वास्तविक भाग ये होगा, हमें किसी तो ये पूछ रहे हैं। देख इसका बताओ, हम देख जैसे ये ऑप्शन ये है ना z 2e की पावर z, इसका बताओ वास्तविक भाग क्या होगा? ये होगा क्या? देखो
वास्तविक भाग है ना e की पावर x cos y होना चाहिए। देखो हम सीधे डायरेक्ट e से करते हैं, देखो समझ में आ जाना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, इसका बताओ, इसको ये फलन, इसको फलन में देखो क्या, देखो e की पावर z प्लस आयोटा c आयोटा, देखो e की पावर z हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y प्लस c आयोटा, ठीक है, c आयोटा। अब e की पावर x को लिख दिया, e की पावर x पॉइंट e की पावर आयोटा y, ठीक है, प्लस c आयोटा, इसको छोड़ दो एक बार, ठीक है ना, चलो चलने दो, ठीक है। अब क्या है, e की पावर x आ गया, e की पावर x, अब e की पावर आयोटा y क्या होता है कि cos y प्लस आयोटा sin y और प्लस आयोटा c, e की पावर x cos y प्लस ये क्या, e की पावर x आयोटा sin y प्लस आयोटा c। अब अगर माना अगर हमारा फलन ये होता, अगर मेरा फलन ये होता तो बताओ इसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग क्या होता। तो इसका वास्तविक भाग तो ये होता है e की पावर x cos y और काल्पनिक भाग क्या होता है e की पावर x sin y प्लस आयोटा c। तो हमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि वास्तविक भाग e की पावर cos y है, तो बताओ इस फलन के e की पावर cos y ये है या नहीं है वास्तविक भाग। इस प्रकार हम इनका वास्तविक भाग देखेंगे अलग आएगा, इसका वास्तविक भाग देखेंगे अलग आएगा, इसका वास्तविक भाग देखेंगे अलग। आप ऑप्शन से कर सकते हो इन क्वेश्चन को, ठीक है। अब देख लो इस क्वेश्चन को हम वास्तविक भाग ये निकाल दिया, ये ठीक है, ऐसे साथ में क्वेश्चन करना, तो ऑप्शन से करना ज़्यादा ठीक रहता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। मान लीजिए इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में जाता है। जब इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा था, चलो बाद में करेंगे ना, एक बार ये देखो अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन हो गया। अब आठवां क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन दे रखा है कि एफ जेड बराबर मापांक ऑफ जेड स्क्वायर क्या है। हाँ देखो आठवां क्वेश्चन क्या है कि एफ जेड बराबर मापांक ऑफ जेड स्क्वायर। तो देखो ये बताओ क्या है, देखो मापांक ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार होता है, ठीक है, जेड जेड बार होता है। अब हम क्या करते हैं, इसका देखते हैं अवकलन विद्यमान है या नहीं है। तो देखते हैं अवकलन करते हैं, इसका अवकलन इसका विद्यमान है या नहीं, ठीक है। अब देखो एफ डैश जेड, एफ डैश जेड कैसे निकालते हैं, यू इंटू वी वाला, यू इंटू वी का फॉर्मूला होता है यू डैश वी प्लस यू वी डैश, ये फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से निकाल लो, इसका अवकलन कर दो। देखो जेड का अवकलन होगा एक और जेड बार वैसे पड़ेगा ए डिजिट प्लस जेड, अब रख दिया जेड बार का क्या अवकलन विद्यमान नहीं, तो डी जेड अपॉन डी जेड बार अपॉन डी जेड जो क्या है विद्यमान नहीं। लेकिन अगर हमें इस जेड की जगह जीरो कर दूं, जेड की जगह में क्या कर दूं, जीरो कर दूं, तो बताओ ये चाहे विद्यमान हो या चाहे मत हो अपना आप ही जीरो हो जाएगा। मतलब अगर जेड जीरो हो तो बताओ ये चीज अपना आप जीरो हो जाएगी, इसका मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्थात मतलब जेड बराबर जीरो पर ये क्या है, फलन अवकलनीय है। ये चीज हमें कैसे पता चलेगी जेड बराबर जीरो पर फलन अवकलनीय है, कैसा कि जैसे मान जेड स्क्वायर मापांक जेड स्क्वायर होता है जेड जेड बार, ठीक है। अब इसका अवकलन कर देते हैं जो यू इंटू वी का फॉर्मूला होता है ना, उस हिसाब से जेड का अवकलन कर दिया एक और जेड बार वैसे की वैसे रहने दिया, प्लस जेड वैसे रहने दिया और इसका अवकलन जेड बार। लेकिन इसका अवकलन हमें पता है कि विद्यमान ही नहीं होता, जेड बार कहीं पर भी अवकलन नहीं होता, फलन एफ जेड इक्वल टू जेड बार कहीं पर भी अवकलनीय नहीं होता, ये हमें मालूम है। इसे बताओ ये अवकलनीय नहीं है, तो इस चीज को हमें हटाना है, वो ये पद हमें हटाना है। तो हम ये पद कैसे हटा सकते हैं, अगर जेड बराबर जीरो तो हम आसानी से इस पद को हटा सकते हैं। मतलब जेड बराबर जीरो कर दो तो ये फलन अवकलनीय हो जाएगा, तो ये जेड बराबर जीरो कर दो तो ये फलन अवकलनीय हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि जेड बराबर जीरो पर ये फलन अवकलनीय, ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। और सतत मापांक फलन हमेशा सतत देते हैं, ये फलन तो सतत है। सतत देने की बात क्या है, जेड जेड बार, देखो ये भी क्या है बहुपद फलन है, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में। ये फिर ये देख लो, आप ऐसे समझ लो इस चीज़ को, इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जेड जेड बार है, जेड जेड बार क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों क्या है बहुपद फलन है, दोनों की योग है, तो बहुपद फलन हमेशा योग क्या होता है सतत होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये सतत तो सभी जगह है, लेकिन अवकलनीय केवल जीरो की जगह है, जेड बराबर जीरो पर ही अवकलनीय। इस चीज़ को ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा कि सतत सभी जगह मूल बिंदु पर अवकलनीय, बी ऑप्शन राइट है इसका आठवां क्वेश्चन। समझ आएगा। यह इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, तो आप बताओ इससे क्या होगा। तो देखो आप पूछ लो कि मेरे हिसाब से एग्जाम्पल बताता हूँ। अब बताओ कि भाई जेड स्क्वायर जेड बार ये फलन कहाँ अवकलनीय, सीधे पूछ ले। तो अवकलन करते हैं, जेड स्क्वायर का अवकलन टू जेड डॉट जेड बार वैसे के वैसे प्लस जेड स्क्वायर वैसे के वैसे रहने दिया प्लस जेड बार का अवकलन डी जेड बार अपॉन डी जेड। चूंकि हम जानते हैं ये अवकलन विद्यमान नहीं होता है, तो इस चीज़ को अपने हटाना है। तो हम कैसे हटा सकते हैं, अगर जेड बराबर जीरो रख देते हैं, अगर जेड बराबर जीरो रखते हैं तो ये पद हट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये फलन है या जेड
ये z बराबर 0 पर अवकलनीय और कहीं पे भी अवकलनीय नहीं, क्योंकि ये 0 होगा ही नहीं। ये 0 कब होगा? जब z बराबर 0 होगा। इस z की जगह हम 0 रख दें तो अपना आप ही पद मतलब ये पद अपना आप ही 0 हो जाएगा। हम कहते हैं कि z बराबर 0 पर ये पद आ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब मैं आप ये चीज होती है कि बार f बराबर z बार ये ना अवकलनीय नहीं होता कहीं पे भी, ये चीज ध्यान रखना है। और जहाँ पर z उसको हम 0 करने के लिए हम मतलब जो भी वैल्यू रखते थे उस पर बिंदु अवकलन हो जाता है, ये चीज ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, आप देखो z माइनस 1 z बार, बताओ ये फलन अवकलनीय कहाँ पर अवकलनीय होगा? ये फलन कहाँ पर अवकलनीय? तो हमें क्या करना है, अब इसका अवकलन कर दो। इसका अवकलन क्या होगा? 1 z1 इसको 0 और z बार वैसे के वैसे पड़ा है, ठीक है, प्लस z माइनस 1 वैसे के वैसे पड़ा है और z बार का अवकलन dz बार अपॉन dz। चूंकि हम जानते हैं कि ये फलन z बार का अवकलन विद्यमान ही नहीं होता, तो हम क्या करना है, इस पद को 0 हटाना, 0 करना है। तो 0 कैसे होगा? जब z बराबर 1 होगा, तो हम कह सकते हैं ये फलन z बराबर 1 पर अवकलनीय है। समझ में आ गया? मेन चीज ये है कि dz बार अपॉन dz को कैसे हटा सकते हो आप? 0 करना है, कैसे करते? ये ऐसे करते, ठीक है। समझ में आ गया ये सब चीजें? अब अगला क्वेश्चन है कि यदि रूपांतर w बराबर az प्लस bc एक ही वर्त को z संदर्भ लेकर होता तो हाँ समय सर बताने। देखो नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि w बराबर az प्लस b अपॉन cz प्लस d, ये है कि ये एक ही वर्त का है। एक ही वर्त मतलब यहाँ पे ये वर्त के समीकरण थे, इसको ये करना है। तो देख लो, इसका मापांक ले लो, आप एक ही कर दो, ठीक है। इसका मापांक लेना होता है, चलो मापांक ले लिया, एक ही तीन जगह मतलब w बराबर 1 है, कर दिया az प्लस b अपॉन cz प्लस d। चीज समझ में आ गई? एक ही जगह वर्त दे रहा है, इसलिए मापांक और w को मान 1 कर दिया, 1 और az बटा d। अब क्या हम इसमें हम क्या करते हैं, a को कॉमन लेते हैं और इस नीचे c कॉमन लेते हैं। देखो a कॉमन लेते क्या हो गया, b बटा a, और यहाँ पे क्या c कॉमन लेते z प्लस d बटा c, ठीक है। मैंने क्या कॉमन लिया यहाँ पे, a और यहाँ पे c, ठीक है, और इसका मापांक है, ठीक है। अब देखो अब क्या a बटा c मापांक है, यहाँ पे अलग अलग लगा सकते हैं और c को इधर a को इधर ये भेज दो। देखो तो c बटा a, c को इधर भेज दिया, a को नीचे दे दिया, ठीक है, बराबर मापांक ऑफ z प्लस b बटा a बटा z प्लस b बटा c, ठीक है, ये है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये रूपांतरण ना सरल रेखा में रूपांतरित कर देना चाहिए। कौन से ये रूपांतरण, कौन से? ये तो वर्त का दे रखा है, एक ही त्रिज्या वर्त, इसलिए मैंने एक ही त्रिज्या वर्त बना लिया, और ये सरल रेखा में रूपांतरित हो जाना चाहिए। तो बताओ कौन सी शर्त होगी? अब बताओ ये चीज है ना, सरल रेखा कब निरूपित करती है? ये सरल रेखा तभी निरूपित होती है जब c बटा a बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हो नहीं जानते, देखो z माइनस a अपॉन z माइनस b बराबर k होता है, और जहाँ k बराबर अगर 1 हो जाए, k बराबर अगर 1 हो जाए, तो वो ये जो समीकरण दे रखा है, ये संबंध दे रखा है, ये किसको व्यक्त करता है? सरल रेखा को निरूपित करता है। तो बताओ ये सरल रेखा निरूपित कब करेगा? जब मापांक ऑफ c बटा a बराबर a हो, मतलब मापांक ऑफ c बटा a इक्वल टू 1 हो, मतलब मापांक ऑफ c बराबर मापांक ऑफ a हो। ये हमारा शर्त है। ये ऑप्शन कौन सा दे रखा है इसमें? c दे रखा है, मतलब मापांक ऑफ a बराबर मापांक ऑफ c। मतलब ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज सरल रेखा कब निरूपित होती है, z माइनस a अपॉन z प्लस माइनस b, ये सरल रेखा निरूपित कब करती है? जब k का मान 1 हो। ये चीज हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है जैसा कि एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई निम्न कौन सा स्थिति? ये तो आपको याद ही होना चाहिए फलन, ठीक है। ये रटने वाले क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन आ रखे हैं आपके नौका पुस्तक में, 2-4 प्रश्न दे रखे हैं पूछने के। ये प्रत्येक बिंदु पर CR इक्वेशन को संतुष्ट करता है लेकिन विश्लेषित नहीं है। 2-4 प्रश्न दे रखे हैं जहाँ पर कह रखा है कभी मूल बिंदु पर CR इक्वेशन को क्या करता है? संतुष्ट करता है। CR इक्वेशन क्या करता है? संतुष्ट करता है, लेकिन विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है। मतलब इस पर आधारित 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप सीधे याद रखा करो। ऐसा जैसे ये दे रखा है कि मापांक ऑफ एक्स वाई, ये क्या फलन CR इक्वेशन को संतुष्ट करता है लेकिन विश्लेषिक नहीं है। ये 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, ऐसे x5 ऐसे कुछ दे रखे हैं, उसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उनको आप याद कर ले करो। सीधे यही सभी उत्तर यही है कि मूल बिंदु पर CR इक्वेशन संतुष्ट करता है लेकिन विश्लेषिक नहीं है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन क्या है? 10 क्वेश्चन।
आज हमने ये टोटल यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। समझ आ गया सारे क्वेश्चन? आपको वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो आप कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।